जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल केमिस्ट्री टूल्स पर। दोस्तों, अगर तुम 12th क्लास बोर्ड के स्टूडेंट हो और सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना, क्योंकि आज ये वीडियो तुम लोगों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि मैं तुमको क्या बताऊं। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम 10 ऐसी नेम रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं जो बोर्ड में बार बार रिपीट हो रही हैं और तुम्हारे जो इंटर कन्वर्जन्स के क्वेश्चन सोल्व करने में तुम्हें जो दिक्कतें आ रही है, मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें इंटर कन्वर्जन्स के क्वेश्चन में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, देखते रहना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। तो सबसे पहले हमारे पास जो रिएक्शन है वो है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है बेटा? वुड्स रिएक्शन के अंदर हम एल्काइल हैलाइड को सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे एल्केन बनती हुई दिखाई पड़ती है। और बेटा, ये जो एल्केन होती है इसके अंदर जो कार्बन होते हैं वो हमेशा इवन नंबर के पाए जाते हैं। जैसे ये एल्केन बनती है उसके साथ साथ एक साइड प्रोडक्ट भी हमें देखने के लिए मिलता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम हैलाइड। देखो, इस रिएक्शन में हम अल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करवा रहे हैं, तो हमें इवन नंबर में क्या मिल रही है? इवन नंबर वाले कार्बन की एल्केन देखने के लिए मिल रही है और साथ साथ सोडियम हैलाइड देखने के लिए मिल रहा है। तो सर, क्या इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है कोई? जी बेटा, शॉर्ट ट्रिक भी है इसकी। तो शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है? देखो, शॉर्ट ट्रिक कुछ इस प्रकार की हो सकती है कि जो अल्काइल हैलाइड तुम ले रहे हो उनको तुम कुछ इस प्रकार से लिख लो, ऐसे एक को सीधा और एक को उल्टा, ठीक है? और दो सोडियम को तुम लिख लो बीच में ऐसे, और यहां से क्या कर दो, इस 2NH को बाहर कर दो, एलिमिनेट कर दो और इन दोनों R को आपस में जोड़ दो। तो यहाँ पर हमारे पास वही प्रोडक्ट देखने के लिए मिलेगा जो ऊपर वाली रिएक्शन में देखने के लिए मिल रहा है। तो यहां से तुम इस तरीके से भी इस रिएक्शन को पढ़ सकते हो। तो देखो, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी लगाकर देख लेते हैं। तो इन दो क्वेश्चंस के जरिए हम समझेंगे। देखो, अभी अभी मैंने तुमको समझाया कि तुम अल्काइल हैलाइड को उस शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से लिख लो। देखो, जैसे पहले क्वेश्चन में मैं तुम्हारे सामने लिख कर दिखा रहा हूँ, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, और इनके बीच में दो सोडियम को ऐसे लगा लो, है ना? तो यहां से तो क्या निकल जाएंगे? दो सोडियम के मॉलिक्यूल, और इस CH3 और इस CH3 को आपस में मिला दो तो क्या बन जाएगा? CH3 CH3, और इसके साथ साथ दो NaCl क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट हो जाएंगे। ऐसा ही अगले क्वेश्चन में भी तुम्हें करना है। देखो, कुछ इस प्रकार से तुम यहाँ पर लिख सकते हो, इस अल्काइल हैलाइड को ऐसे और एक को लिख सकते हो ऐसे, है ना? इस तरीके से, और दो सोडियम को लगा दो बीच में, और यहां से क्या कर दो, इस दो NaCl के मॉलिक्यूल को बाहर कर दो और इस रिंग को आपस में जोड़ दो कुछ इस प्रकार से। तो तुम्हारे पास देखो प्रोडक्ट आराम से बनते हुए नजर आएंगे और दो NaCl बाहर हो जाएंगे। तो इस तरीके से तुम वुड्स रिएक्शन के क्वेश्चंस को लगा सकते हो। तो अब हमारी अगली रिएक्शन होने वाली है फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन के अंदर बेटा हम एराइल हैलाइड लेते हैं। देखो, वुड्स रिएक्शन के अंदर हम ले रहे थे एल्काइल हैलाइड, लेकिन फिटिग रिएक्शन के अंदर हम लेते हैं एराइल हैलाइड, और सेम टू सेम वुड्स रिएक्शन की तरह ही हम इसको सोडियम मेटल और ड्राई ईथर के अंदर क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं, जिससे हमारे पास दो सोडियम हैलाइड बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं और जो अराइल जो दोनों के दोनों ग्रुप है वो आपस में जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है? अब जैसे मैं तुम्हारे सामने इसका एक एग्जांपल ले सकता हूं। मेरे पास बेटा कुछ इस प्रकार से यहाँ पे मान लो ऐसे अल्काइल हैलाइड है ना, एराइल हैलाइड है सॉरी, और इसको मैं क्या कर दूं, यहाँ पे दो सोडियम एटम ले लिए और ड्राई ईथर ले लिया, ठीक है? इसको इस मीडियम में रिएक्ट करवाया तो हमारे पास क्या मिलेगा? कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दो बेंजीन की रिंग इस तरीके से जुड़ती हुई दिखाई देंगी और दो सोडियम हैलाइड बाहर हो जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास होती है फिटिग रिएक्शन। बस फर्क ये है वुड्स और फिटिग के अंदर कि वुड्स रिएक्शन में हम अल्काइल हैलाइड लेते हैं, जबकि फिटिग रिएक्शन में हम एराइल हैलाइड लेते हैं, मतलब कि कोई एरोमेटिक हैलाइड लेते हैं, उसके साथ वही इन्वायरमेंट में हम रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है? आगे चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। अगली जो रिएक्शन है हमारे पास बेटा वो है वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन के अंदर क्या होता है? हम एक लेते हैं अल्काइल हैलाइड और एक लेते हैं एराइल हैलाइड, और इन दोनों को बेटा सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हम रिएक्ट करवाते हैं। तो हमें प्रोडक्ट के अंदर क्या देखने के लिए मिलता है? अराइल ग्रुप के साथ अल्काइल ग्रुप अटैच देखने के लिए मिलता है। तो देखो, इस रिएक्शन को भी हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो वो एग्जांपल क्या हो सकता है? देखो बेटा, यहाँ पर हम एक तो लेते हैं इस तरीके से, एक लेते हैं एराइल हैलाइड और एक लेते हैं अल्काइल हैलाइड, ठीक है? इनको हम सोडियम मेटल और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब रिएक्ट करवाते हैं तो हमें प्रोडक्ट के अंदर कुछ इस तरीके का
कंपाउंड बनता हुआ नजर आता है। तो यहाँ से हमारे पास 2NH बाहर हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 सोडियम ले लेंगे हम। तो इस तरीके का प्रोडक्ट हमें देखने के लिए मिलता है। तो बेटा जो अगली रिएक्शन है हमारे पास वो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर जनरली बेटा हम क्या करते हैं, बेंजीन रिंग के ऊपर या तो हमें अल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन करना होता है या असाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन करना होता है। उसके लिए हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो एक बार जरा इस रिएक्शन के मैकेनिज्म से देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हम बेंजीन रिंग के ऊपर अल्काइल या असाइल ग्रुप अटैच कर सकते हैं। तो देखो इस रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं बेटा, कोई भी बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन लेते हैं जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ होता है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन्स को रेजोनेंस के जरिए इस बेंजीन रिंग के अंदर भेजता है, जिसकी वजह से इस बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। जैसे ही इस बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है, वैसे ही ये बेंजीन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करके इस अल्काइल हैलाइड या इस असाइल हैलाइड के ऊपर क्या करती है, अटैक करती है। ठीक है, तो देख भी सकते हो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन्स को भेज रहा है और ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है बेंजीन की वो इस अल्काइल हैलाइड के ऊपर रिएक्ट कर रही है या अटैक कर रही है, जिसकी वजह से ये हैलाइड जो ग्रुप है ये बाहर की तरफ लिविंग ग्रुप बन के निकल रहा है। जो यहाँ पर हमने ये लेविस एसिड ले रखा है एनहाइड्रस AlCl3, इसका जो काम होता है इसका जो काम होता है वो होता है इस हैलाइड को एक्सेप्ट करना। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें बेंजीन के ऊपर क्या देखने के लिए मिलता है, सब्स्टिट्यूशन देखने के लिए मिलता है अल्काइल ग्रुप का। और दोस्तों कमाल की बात यह है कि हमारे पास 2 प्रोडक्ट देखने के लिए मिलते हैं, अल्काइलेशन में भी और असाइलेशन में भी। एक बार हमें अल्काइल ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ता हुआ नजर आएगा, जबकि दूसरी बार हमें पैरा पोजीशन के ऊपर जुड़ता हुआ नजर आएगा। तो देखो जब बेंजीन के ऊपर अल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होता है तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ठीक है, जबकि दूसरी रिएक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहीं से ही दोबारा से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चलेगी और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से चल के इस आर के ऊपर क्या मारेगी, अटैक। ठीक है, सॉरी इस आर के ऊपर नहीं, इस कार्बन के ऊपर मारेगी अटैक और यहां से ये बॉन्ड खुलेगा, वापस आएगा और Cl क्या हो जाएगा बेटा जी, बाहर हो जाएगा। फिर इस Cl को दोबारा से एनहाइड्रस AlCl3 क्या कर लेगा, कैच कर लेगा। और यहाँ पर बेंजीन के ऊपर हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, एक बार तो हमें ऑर्थो पोजीशन के ऊपर असाइल ग्रुप जुड़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, और एक बार हमें यहाँ पर पैरा पोजीशन के ऊपर असाइल ग्रुप जुड़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो देखो जब हम असाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन करवा देते हैं बेंजीन के ऊपर तो इस तरीके की रिएक्शन को बोला जाता है बेटा फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। ठीक है, ये रिएक्शन इंटर कन्वर्जेंस में हमें बहुत काम आने वाली है। जो अगली रिएक्शन है बेटा वो है डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन। दोस्तों मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि डाईएज़ोटाइजेशन रिएक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर तुम डाइजोनियम साल्ट बना सकते हो और डाइजोनियम साल्ट आर द मोस्ट प्रिफर्ड स्टार्टिंग मटेरियल इन इंटर कन्वर्जन। मतलब ये है कि बेटा डाइजोनियम साल्ट से तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी फंक्शनल ग्रुप को क्रिएट कर सकते हो। मतलब जैसे अल्काइल हैलाइड भी तुम बना सकते हो, एल्डिहाइड भी बना सकते हो, कीटोन भी बना सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हो, हाइड्रोकार्बन भी बना सकते हो। तो मतलब डाइजोनियम साल्ट बनाकर तुम इंटर कन्वर्जन जैसी रिएक्शनों को बहुत ही आसान बना सकते हो। ठीक है, तो डाइजोनियम साल्ट किस तरीके से बनते हैं इस रिएक्शन के अंदर हम ये चीज सीखने वाले हैं। तो इस रिएक्शन के अंदर बेटा हम लेते हैं सबसे पहले प्राइमरी अमीन और इनको रिएक्ट करवा देते हैं यहाँ पर सोडियम नाइट्राइट जो NaNO2 है, NaNO2 और कंसंट्रेटेड HCl। ठीक है, और यहाँ पर जो टेम्परेचर रखा जाता है वो रखा जाता है 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि आइस कोल्ड इन्वायरमेंट यहाँ रखा जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो प्राइमरी अमाइन है वो किसमें कन्वर्ट होता हुआ नजर आता है, डाइजोनियम ग्रुप के अंदर। ठीक है, यहाँ हमने HCl लिया है तो यहाँ पर ये जो X है वो क्या रहेगा, Cl नेगेटिव। जो हमारे पास ये प्रोडक्ट बना है इसी को ही बोला जाता है बेटा जी डाइजोनियम साल्ट। ठीक है, डाइजोनियम साल्ट। और जो डाइजोनियम साल्ट होते हैं ना बेटा, डाइजोनियम साल्ट आर द मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड। तो इसीलिए जब भी हमें कोई रिएक्शन करवानी होती है तो डाइजोनियम साल्ट को उसी बीकर के अंदर बनाकर वहीं पे ही उसका यूटिलाइजेशन कर दिया जाता है, इससे पहले कि वो डिग्रेड हो। जो डाइजोनियम साल्ट्स होते हैं बेटा वो रूम टेम्परेचर के ऊपर अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैं तुमको बताना चाहूंगा कि डाइजोनियम साल्ट से तुम किसी भी फंक्शनल ग्रुप में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो।
इसके लिए तुम्हें स्टार्टिंग मटेरियल प्राइमरी अमाइन रखना होगा और डायजोटाइजेशन रिएक्शन करवा के तुम्हें क्या करना है, उसको पहले डाइजोनियम साल्ट में कन्वर्ट कर लेना है। वहां से हम क्या कर सकते हैं, अदर फंक्शनल ग्रुप के अंदर प्रोसीड कर सकते हैं। तो एक बार जल्दी से तुम इस रिएक्शन को देख लो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें ये चीज बताने जाऊंगा कि किस तरह से डाइजोनियम साल्ट का हम यूज करते हैं एक फंक्शनल ग्रुप से दूसरे फंक्शनल ग्रुप में जाने के। तो जैसा कि तुम देख सकते हो बेटा, हमने यहाँ पर लिया है एनिलीन और एनिलीन को हमने रिएक्ट करवाया है यहाँ पर NaNO2 और कंसंट्रेटेड HCl, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर एनिलीन जो है किसके अंदर कन्वर्ट हो चुका है, डाइजोनियम साल्ट के ऊपर कन्वर्ट हो चुका है। वन मोर थिंग बेटा, मैं तुमको बताना चाहूंगा, जो एरोमेटिक डाइजोनियम साल्ट्स होते हैं वो एलिफेटिक डाइजोनियम साल्ट के मुकाबले में थोड़े ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए हम इनको प्रीफर करते हैं। तो देखो, डाइजोनियम साल्ट बनने के बाद हम इनसे क्या क्या बना सकते हैं, मैंने कुछ रिएक्शनें तुम्हारे सामने लिखी है। अगर तुम डाइजोनियम साल्ट के ऊपर वार्म वाटर डाल देते हो तो यहाँ से फिनॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो देखो, तुम अल्कोहल के अंदर जा सकते हो। अगर तुमने CuHCl या Cu2Cl2HCl या Cu2Br2HBr डाल दिया तो तुमने जोन सी भी हैलाइड इसके ऊपर डाली है वही हैलाइड इसके ऊपर आकर जुड़ जाएगी। अगर तुमने CuHCl डाला है तो Cl जुड़ जाएगा, अगर तुमने Cu2Br2 डाला है तो Br जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब है तुम यहाँ से एल्काइल हैलाइड भी बना सकते हो और एराइल हैलाइड भी बना सकते हो। अगली रिएक्शन है कि तुमने पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया तो बेटा यहाँ पर डाईएजो ग्रुप हटकर क्या जुड़ जाएगा, बेंजीन के ऊपर आयोडीन जुड़ जाएगा। तो यहाँ से तुम आयोडोबेंजीन भी बना सकते हो। यहाँ क्लोरो या ब्रोमोबेंजीन बना रहे थे, यहाँ आयोडोबेंजीन भी बना सकते हो। अगर तुमने डाइजोनियम साल्ट के ऊपर एल्कोहल डाल दिया तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगी, बेंजीन बन जाएगी। मतलब डाईएजो ग्रुप हटकर वहां से क्या जुड़ जाएगा बेटा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो तुम देख रहे हो डाइजोनियम साल्ट से हम कितने वैरायटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं बेंजीन रिंग। तो बेटा, इस वीडियो के अंदर हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शनों के बारे में पढ़ा है। अब मैं तुम्हारे लिए नेक्स्ट वीडियोस के अंदर और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लेकर आ रहा हूं। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। एम करते हैं 500 सब्सक्राइबर का, तो जल्दी से करवा दो यार प्लीज। थैंक यू।